नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र अब अपने अंतिम चरण में है और आज सत्र का 18वां दिन है। हर दिन की तरह सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन और सूरज मोहन झा। सूरज मोहन झा से हम लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट लेंगे, जबकि हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन राज्यसभा से जुड़ा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ओडिशा से बीजेडी के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सतना से बीजेपी के लोकसभा सांसद गणेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एआईएमआईएम के लोकसभा सांसद सैयद इम्तियाज जलील भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है संसद में आज में। एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खेलो इंडिया योजना और खेल अवसंरचना के मुद्दे पर लोकसभा में ध्यानाकर्षण आज। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर नियम 193 के तहत होगी आगे की चर्चा। मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा भी कार्यसूची में शामिल। विनियोग संख्यांक 5 विधेयक 2021 पर राज्यसभा में होगी आगे की चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लौटाए जाने का भी करेंगी प्रस्ताव। लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। और दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट भी होगी पेश। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन लोकसभा में होंगे पेश। राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से हम आगे एक एक करके नजर डालेंगे और अपने मेहमानों से उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर दोनों सदनों में कल क्या कुछ रहा, क्या कुछ हुआ, उस पर रिकैप के जरिए नजर डाल लेते हैं। राज्यसभा से कल निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी मिल गई। वहीं विनियोग संख्यांक 5 विधेयक 2021 पर उच्च सदन में चर्चा हुई, जो आज भी जारी रहेगी। साथ ही लड़कियों की विवाह आयु बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान करने वाला विधेयक बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन बिल 2021 लोकसभा में पेश किया गया। सरकार की ओर से भी महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने विस्तृत पड़ताल के लिए इसे विभाग संबंधी स्थायी समिति को भेजने की सिफारिश की। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट समेत संसदीय समितियों के अहम प्रतिवेदन भी पेश किए गए। और अब बात आज के एजेंडे की। दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज आज शामिल है। एक नजर सबसे पहले लोकसभा में आज क्या है खास, उस पर डालते हैं। खेलो इंडिया योजना और खेल अवसंरचना के मुद्दे पर बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती ध्यानाकर्षण आज लाने वाले हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन और मूल्य वृद्धि के मुद्दों पर नियम 193 के तहत चर्चा भी एजेंडे में शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कोयला खानों की नीलामी से संबंधित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने के बारे में भी बयान देंगे, जबकि फग्गन सिंह कुलस्ते ग्रामीण विकास मंत्रालय, अर्जुन राम मेघवाल संस्कृति मंत्रालय, सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और देव सिंह चौहान संचार मंत्रालय से संबंधित बयान देंगे। 21 दिसंबर 2021 को सदन में पेश सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के 6ठी प्रतिवेदन की सिफारिशों के बारे में लोकसभा अध्यक्ष सदन से अनुमति प्राप्त करेंगे। साथ ही सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की बैठकों की कार्रवाई का सारांश भी वो सभा पटल पर आज रखा जाएगा। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट और उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। सभा पटल पर मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। और सीधा हम फिलहाल रुक करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद है मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा। सूरज, अब संसद का शीतकालीन सत्र अंतिम चरण की ओर आ चुका है और लोकसभा में अगर आज का एजेंडा देखें तो कितना अहम है, क्या संभावना है आज कामकाज को लेकर?
प्रीति, शीतकालीन सत्र अपने आखिरी पड़ाव पर है, जैसा कि आपने खुद भी बताया। और उसकी शुरुआत अगर हम आज की कार्यसूची की करें तो प्रश्नकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो कार्बन उत्सर्जन, असम में जो रेल नेटवर्क है उससे जुड़ा हुआ, स्टार्टअप, ब्रॉडबैंड जैसे महत्वपूर्ण सवाल जो हैं आज प्रश्नकाल में पूछे जाने हैं। लेकिन हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से विपक्ष और सत्ता के पक्ष के बीच में जो गतिरोध चल रहा है, जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत होती है विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए और तख्तियां लेकर सदन के वैल में आ जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बार बार अपील की जा रही है कि प्रश्नकाल को चलाने दिया जाए, क्योंकि प्रश्नकाल एक ऐसा समय होता है जब सांसद अपने सवाल सीधा मंत्री से पूछ सकता है। अनुपूरक प्रश्न जो सप्लीमेंट्री सवाल के हुए हैं वो मंत्रियों से पूछ सकते हैं। और हमने कल भी देखा था कि उन्होंने प्रश्नकाल को 45 मिनट तक चलाया था और सांसदों को मौखिक प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति दी थी और बार बार विपक्ष से भी अपील की थी कि वो अपनी सीट पर जाएं और जो वो सवाल वो पूछना चाहते हैं, जो मुद्दे उठाने चाहते हैं, सदन की नियमावली के अनुसार उनको वो मौका दिया जाएगा। तो आज भी हम देखेंगे प्रश्नकाल में जिस तरह से हमने देखा है महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं, तो पूरी कोशिश होगी प्रश्नकाल को चलाया जाए। उसके बाद संसदीय समिति और मंत्रियों के वक्तव्य आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। आज लोकसभा के लिहाज से अगर हम बात करें प्रीति, तो विधायी कामकाज के लिहाज से कोई विधेयक आज की कार्यसूची में शामिल नहीं है। लोकसभा ने लगभग अपने जो सरकार के एजेंडे में विधेयक थे वो पारित कर दिए हैं और आज जो है एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो कि उड़ीसा के सांसद हैं अनुभव मोहंती, उनके द्वारा लाया जा रहा है। खेलो भारत और खेल की जो अवसंरचना है उसको लेकर हमने देखा है कि बीते दिनों उड़ीसा सरकार ने खेलों को लेकर काफी ध्यान दिया था। राष्ट्रीय खेल हॉकी की बात हो या तमाम खेलों को लेकर, तो आज वो सरकार का ध्यान आकर्षण इस विषय पर लाएंगे और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में जो संबंधित सांसद इससे प्रस्ताव लाते हैं उनको बोलने का मौका मिलता है। उनके इस प्रस्ताव पर जो खेल मंत्री हैं वो अपना वक्तव्य सदन के अंदर रखेंगे और उसके बाद क्लैरिफिकेशन के लिए भी जो सांसद हैं उनको मौका दिया जाएगा। हो सकता है कि सदन के पीठासीन अधिकारी जो है लोकसभा अध्यक्ष, उनकी अनुमति से कुछ और सांसदों को भी इस मौके पर बोलने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा प्रीति, आज नियम 193 के तहत दो अल्पकालिक चर्चा के लिए जो विषय कार्य की सूची में शामिल है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर पहले भी सदन में चर्चा हुई थी, जिसमें अभी चर्चा और उसका उत्तर देना बाकी है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर गतिरोध आज टूटता है और सदन सामान्य रूप से चलता है तो इस चर्चा को भी सदन में लिया जाएगा। जलवायु परिवर्तन न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस विषय को भी सांसद सदन के अंदर उठाना चाहेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जो कि मूल्य वृद्धि, प्राइस राइज से जुड़ा हुआ था, उस पर भी चर्चा शामिल है। सूरज, एक एक करके एजेंडे पर विस्तार से भी आपसे बात करेंगे। पहले शुरुआती कमेंट अपने मेहमानों से ले लेती हूँ। गणेश सिंह, एमपी लोकसभा बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका रिएक्शन लूंगी। गणेश सिंह जी, अब हम देखें शीतकालीन सत्र एक तरह से अपने अंतिम चरण की ओर है, क्या आसार आपको लग रहे हैं लोकसभा में आज? कल वैसे भी जो पहले से कार्रवाई के दिन निश्चित थे, तो कल 23 तारीख अंतिम दिन है, लेकिन विपक्ष का जो वहाँ पर हम लोग दृष्टिकोण देख रहे हैं कि ना कुछ बातों को लेकर के बेल पे आकर के हंगामा करना, जबकि संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। वही समय होता है कि विपक्ष चाहे तो सरकार को घेरे, लेकिन वो सुनहरा अवसर भी वो लोग खो लेते हैं, बेल पर आकर के हंगामा करते हैं। और जो सदस्यों का वाकई में अधिकार है प्रश्न पूछने का, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और माननीय सदस्य बड़ी मेहनत करके क्वेश्चन लगाते हैं और उसमें से 20 सदस्यों को मौका मिलता है और वो मौका सदस्य नहीं ले पा रहे, उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। मैं मानता हूं कि देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा हक है। हमारी सरकार हमारी संसदीय प्रक्रिया में लगातार हम लोग यही कहते रहे, मुद्दा कोई भी हो आपका, हम सब तरह की चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष अपने हद माने जिद पर अड़ा रहा और पूरा कार्य का ये इस बार का पूरा सत्र इसी तरह से हंगामे में भेंट चढ़ गया। पिछले हफ्ते में थोड़े 2-4 दिन को छोड़ के बाकी तो फिर हर काम में बाधा उत्पन्न होती रही, लेकिन सरकार ने अपना जो जरूरी काम था वो किया। जैसे डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये तो बहुत ज़रूरी था। तो जबकि ये वित्त मंत्री जी बार बार कह रही थी कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, आइए चर्चा करिए, लेकिन नहीं किया उन लोगों ने। फिर भी कुछ लोगों ने उसमें भाग लिया और अंततः है वो बिजनेस पूरा करना पड़ा। ठीक है, जलील साहब, आपकी राय आज के दिन को लेकर?
देखिए, हम ये मानते हैं कि क्वेश्चन आवर जो होता है वो किसी भी एमपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि पूरी तैयारी करके आते हैं और वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो इस सबसे बड़ा जो सदन के अंदर हमको बैठने का मौका मिला है वहां पर वो सवाल डायरेक्ट हम मंत्री से पूछ सकते हैं और मंत्री उसका जवाब वहीं का वहीं देते हैं। तो किसी भी एमपी की एक ख्वाहिश होती है कि ये 20 जो लकी उठाए जाते हैं उसमें मेरा नंबर भी आ जाए ताकि मेरे चुनावी क्षेत्र का मैं मुद्दा उठा सकूंगा। उसमें कुछ बातें तो हम भी मानते हैं जो सुनील साहब ने कही है कि चर्चा होनी चाहिए करके उसमें, लेकिन एक तरफ ये भी समझना चाहिए कि अब हमको जब हम वहाँ पर बैठते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अब हम लोकशाही इस देश के अंदर ख़त्म होती जा रही है और कहीं ना कहीं हम हुक्मशाही की तरफ जा रहे हैं। देखिए, इतने महत्वपूर्ण बिल अगर लाए जाते हैं और उसे महज है तो 10 मिनट के अंदर पास कर दिया जाता है, महज सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास हुकूमत है और मैं कहूँगा कि आप बोलिए कौन इसके हक़ में है, और सारे लोग हैं तो टेबल बजाते हैं, हाथ उठाते हैं, नारे लगाते हैं और बिल पास हो जाता है। और वो बिल कैसा बिल है? जो देश से जुड़े हुए मुद्दों से ताल्लुक़ रखता है। आप इलेक्शन का एक बिल लेकर आ रहे हैं, सत्ता किसी की भी हो, हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन इसके ऊपर चर्चा होने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि अब 18 साल की बच्चियां शादी नहीं कर सकती है, अब उन्हें 21 साल होना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार का काम है। ये बिल कौन लेकर आ रहे हैं? वो लोग लेकर आ रहे हैं जिनकी खुद की उम्र 60 साल और 70 साल हो गई है। वो आज 20 साल के और 18 साल के बच्चों के अंदर क्या काबिलियत है, उनमें क्या क्षमता है, इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। अब सरकारें अगर ये तय करने लग गई है कि आप और मैं कितने साल में शादी करेंगे, हो सकता है कल वो बिल लेकर आएंगे कि आप बच्चा कितने साल के अंदर पैदा करना चाहिए, ये हम तय करेंगे करके, तो ये अजीब किस्म के इस तरह के कानून लेकर आ रहे हैं महज इसलिए कि कहीं ना कहीं इसका राजनीति से ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम आपसे कहेंगे कि साहब महंगाई के बारे में जरा बताइएगा, आप महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, तो उन्हें कहेंगे कि नहीं आप शादी के बारे में देखिए 18 से नहीं, आप 18 में नहीं 21 में शादी करेंगे। ये सब जो मुद्दे हैं मेरे हिसाब से इसको गंभीरता से सोचने की और चर्चा करने की जरूरत है। सिर्फ आंकड़ों की बुनियाद के ऊपर हम आएंगे और कहेंगे कि हमने बिल लेकर आए हैं और हमारे आंकड़ों के हिसाब से हम उसको पास कर देंगे, तो ये देश के लिए और डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। ठीक है गणेश जी, आप कहेंगे? जलील साहब ने बात की। मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में बहुमत जिसका होता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। हमारी सरकार ने सदैव कोशिश किया है जो भी बिल आए हैं उन बिलों में पहले बाकायदे बिजनेस स्ट्रेटजी कमेटी में चर्चा होती है, इसके बाद उसको सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जब सदन में प्रस्तुत करते हैं तब भी मौका मिलता है स्पीकर की तरफ से कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद बिल इंट्रोड्यूस होगा, इसके बाद फिर चर्चा में आया। अभी जैसे ये विवाह के मामले में जो 21 साल की उम्र तय करने का बिल आया हुआ है, ऑलरेडी हमारी मंत्री ने खुद कहा कि हम चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में इसमें भेजें और वहाँ पर उसकी विस्तृत चर्चा हो। चर्चा करने के बाद जो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। देखिए, सदन में सरकार के प्रति जनता यही सोचती है कि भाई हमारे जो मुद्दे हैं वो सरकार विधेयक के माध्यम से ला करके और कानून बनाए। ये जिम्मेदारी तो है। अब उस जिम्मेदारी को अगर हम पूरा नहीं करेंगे, और इतना पैसा खर्च होता है जब हाउस चलता है और वो काम करने के लिए चलता है, वो तो बहस की जगह है, वो वाद विवाद की जगह है, और उसको अगर हम हंगामे में भेंट चढ़ा देंगे तो मैं समझता हूँ ये तो देश के लोकतंत्र का नुकसान है, देश के लोगों का नुकसान है। निश्चित तरह कि देखिए, पक्ष विपक्ष होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र का ये बहुत खूबसूरत पहलू है कि सत्ता पक्ष जो होता है वो पक्ष में रहता है, जो विपक्ष होता है विपक्ष की बात करता है, लेकिन देश तो दोनों का है। देश के हित में अगर कोई विषय आ रहा है तो उसमें आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट तो करिए। अब पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये तो उचित नहीं। ठीक है सुजीत कुमार जी, जब भी सत्र शुरू होता है, अब शीतकालीन सत्र के पहले भी हम देखें तो उम्मीद थी कि उत्पादक होगा और एक अच्छा मैसेज देकर ये सत्र जाएगा। आपकी राय क्या है? इस पूरे सत्र को आप कैसे देख रहे हैं? आज के कामकाज को लेकर आपकी राय, और जिस तरह की बहस की उम्मीद संसद के अंदर की जा रही थी, क्या वो देखने को मिली है हमें? प्रीति जी, देखिए, लोकसभा में तो फिर भी थोड़ा हाउस उनका चला, राज्यसभा में तो पिछले 3 हफ्ते से ये गतिरोध चल ही रहा है। मैं पहले भी संसद टीवी में कह चुका हूँ कि प्रश्नकाल और शून्यकाल ये दोनों का
गतिरोध नहीं होना चाहिए, इसमें सारे पार्टीज़ का एक कंसेंसस होना चाहिए। जैसे जलील साहब ने भी कहा और गणेश जी भी ने कहा कि एमपीज अपने राज्य के, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे, अहम मुद्दे लेके आते हैं, बहुत ही अहम मुद्दे, और पूरी जनता उन पे उम्मीद रखती है कि ये जाके संसद में हमारी बातें कहेंगे। और जब ये मौका नहीं मिलता है सांसदों को, तो ये बहुत दुख का बात है। और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी बीजू जनता दल, हम हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन में विश्वास करते हैं। हमने आज तक कभी वेल पे हम लोग गए नहीं हैं, कभी गतिरोध नहीं किया। ये हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी का भी निर्देश है कि पार्लियामेंट में आपका चर्चा, आप अपना पक्ष रखिए, आप कोई इश्यू को अगर आप सहमत नहीं है तो उसको आप कंस्ट्रक्टिव वे में बताइए। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो गतिरोध है ये नहीं हो, अब तो 1-2 दिन ही बचा है, लेकिन आगे हर पार्टीज के जो लीडर्स हैं ये बैठ के कम से कम शून्यकाल और प्रश्नकाल, ये दो जो अहम हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, इसको हम लोग खराब ना करें। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं और राज्यसभा में जो आज का एजेंडा लिस्टेड है उस पर बात कर लेते हैं। और उच्च सदन और यानी राज्यसभा के एजेंडे को देखें तो आज विनियोग संख्यांक 5 विधेयक 2021 पर आगे की चर्चा होनी है। हरदीप सिंह पुरी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, फग्गन सिंह कुलस्ते ग्रामीण विकास मंत्रालय, अर्जुन राम मेघवाल संस्कृति मंत्रालय से संबंधित आज बयान देंगे। वहीं कृष्णपाल भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, तो सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित बयान देंगे। जबकि अजय भट्ट भारत में बौद्ध सर्किट के विकास को लेकर संसदीय समिति की सिफारिशों और उस पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में बयान देंगे। उच्च सदन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट और उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। इसके अलावा सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र भी रखे जाने हैं। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। एक बार फिर हम सीधा संसद भवन परिसर में रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, फिलहाल आज की सरगर्मियां क्या हैं और राज्यसभा में कामकाज को लेकर कितना महत्वपूर्ण दिन है आज? देखिए, जिस तरीके से सबको पता है कि अब संसद का शीतकालीन सत्र अब आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है, और अगर जहां तक राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो शून्यकाल है और प्रश्नकाल है लगातार बाधित होता रहा है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिसमें कि बाधित ना हुआ हो। और आज की बात करें तो आज एक और विशेष दिन है कि अभी तक 12 सांसद निलंबित थे, उसमें 13वां नंबर जो गया है तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन, उन्हें भी कल निलंबन का सामना करना पड़ा, वे भी निलंबित हुए हैं। तो आज राज्यसभा में एक खास स्थिति होगी, विपक्ष किस तरीके से इस पर अपनी गतिविधियां बढ़ाता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक खास और रोचक बात यह भी है कि जिस तरीके से राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स, अपोजिशन के फ्लोर लीडर्स हर रोज मिलते थे, आज वो बैठक नहीं हुई है। तो आज कहे कि एक तरह से जो फ्री फ्लोटिंग एजेंडा राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से रहेगा, सिर्फ एक एडजॉर्नमेंट मोशन 267 के तहत लखीमपुर खीरी पे मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने दिया है। इसके अलावा एक और जो रोचक बात है कि आज अभी तक 0 आवर और स्पेशल मेंशन नहीं आया है राज्यसभा में। तो या तो सांसदों ने एक मूड बना लिया है कि अब आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं सत्र के, तो एक तरीके से रिलैक्स की स्थिति है। दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि उन्हें यह पता लग रहा हो लगातार कि गतिरोध की स्थिति है, वैसे में कैसे होगा। तो आज 11 बजे यह देखने वाली बात होगी कि फ्लोर पे किस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जब विपक्ष की बैठक नहीं होती है तो अपने अपने ढंग से सारे विपक्षी नेता अपने अपने ढंग से आज 11 बजे अपना प्रदर्शन करेंगे, और देखना होगा कि किस तरीके से सभापति या उपसभापति जो भी संसद में सुबह आता है वो किस तरीके से इसको संभालेगा। लेकिन अंत में एक 2 बजे के करीब एक बिल आना है, जो बिल एप्रोप्रिएशन बिल है। एप्रोप्रिएशन बिल पे कल चर्चा शुरू हो गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठी हुई थी राज्यसभा में, लेकिन पूरी तरह चर्चा खत्म नहीं हो पाई। तो आज भी उस चर्चा को जारी रहने की संभावना है, उस पर जवाब भी होना है, उसे रिटर्न भी करना है लोकसभा को। तो यह जो चर्चा है ये काफ़ी अहम चर्चा हो जाती है, जिसपे कि सदस्य न सिर्फ एप्रोप्रिएशन बिल पे बल्कि अन्य सारे मुद्दे पे भी करते हैं। तो एक काफ़ी, और जैसा कि बीजू जनता दल के सांसद बता रहे थे कि बीजू जनता दल विपक्ष की तरफ से रहता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरवेंशन वो करते हैं, लेकिन अब अन्य जो विपक्ष है वो किस तरीके का व्यवहार एप्रोप्रिएशन बिल पे करते हैं यह भी देखना रोचक होगा। प्रीति, बिल्कुल अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। आप एक एक करके एजेंडे पर आगे नजर डालें। और लोकसभा का एजेंडा देखें तो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है और चर्चाएं आज हैं जो लिस्टेड हैं।
जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियम 193 के तहत आगे की चर्चा आज लोकसभा की कार्यसूची में लिस्टेड है और चर्चा के आखिर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जवाब देंगे। इससे पहले 8 दिसंबर को डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद विभिन्न दलों के सांसदों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और इससे निपटने के उपायों पर अपने विचार और सुझाव रखे। 10 दिसंबर को भी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई और सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई और यह आज भी जारी रहेगी। वहीं मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर भी नियम 193 के तहत लोकसभा में आज अल्पकालिक चर्चा होनी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय इस मुद्दे को उठाएंगे, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के सांसद मूल्य वृद्धि की स्थिति के बारे में अपने अपने विचार और सुझाव रखेंगे। आखिर में संबंधित मंत्री चर्चा का जवाब भी देंगे। सूरज मोहन झा मेरे सहयोगी जुड़े हैं। सूरज, लिस्टेड एजेंडा हम देख रहे हैं तो नियम 193 के तहत कांग्रेस सदस्य अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस सौगत रॉय महंगाई पर चर्चा को एक तरह से उठाएंगे और लोकसभा में आगे की चर्चा जलवायु परिवर्तन पर भी होगी, जिसे हम देखें तो नियम 193 के तहत उठाया गया था। कितनी अहम ये चर्चाएं मानी जाए, इन मुद्दों को माना जाए और अब तक जो चर्चा हुई उसमें किस तरह के सुझाव और बातें सामने आई? देखिए प्रीति, सदन के अंदर जो भी चर्चाएं होती हैं नियमावली के अनुसार, जैसे नियम 193 के तहत होती है, ये चर्चाएं रिकॉर्ड में होती हैं। सभी संसद सदस्य जो होते हैं, लोकसभा सदस्य, वो इन मुद्दों पर अपने भाग लेते हैं और ताकि जो संबंधित मंत्री हैं उसका वो विस्तृतवार उसका जवाब दें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट होता है सरकार की नीतियाँ, इससे पता चलती हैं कि सरकार किस तरह की नीति बना रही है। जैसे हम बात करें जलवायु परिवर्तन को लेकर, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जलवायु परिवर्तन, न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चाएं हैं। जिस तरह का परिदृश्य बन रहा है उसको लेकर चिंताएं हमने देखा था, जो पिछले दिनों इस पर चर्चा हुई थी, उसमें लगभग सभी दलों के सांसदों ने इस पर जब भाग लिया था तो उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की थी। सरकार से जानना चाहा था कि सरकार जलवायु परिवर्तन या इससे संबंधित जो चुनौतियां हैं उसको लेकर किस तरह की नीतियां बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी हम देख रहे हैं सम्मेलन जलवायु परिवर्तन और उससे निपटने को लेकर हो रहा है, विकसित और विकासशील देशों के बीच में कि अपनी अपनी चुनौतियां हैं, क्योंकि जो चीज़ विकसित देशों में लागू होती है विकासशील देशों के लिए वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। तो भारत का क्या स्टैंड उसको लेकर रह रहा है, ये सब जानने की बात विपक्ष के सांसदों ने भी उठाई थी, सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी जानना चाहा था। लेकिन हमने देखा बीच में गतिरोध और अन्य विधायी कामकाज की वजह से ये चर्चा पूरी नहीं हो पाई। आज हम उम्मीद कर सकते हैं जब अंतिम पड़ाव पर है शीतकालीन सत्र, तो इस चर्चा को आज पूरा कर लिया जाएगा और संबंधित मंत्री इसका जवाब देंगे और देश को बताएंगे कि भारत सरकार की क्या नीतियां हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर। जो चुनौतियां पूरी दुनिया के सामने खड़ी है उसमें भारत किस तरह की नीति को लेकर आ रहा है। अगर हम बात करें दूसरे 193 के तहत जो प्राइस राइज को लेकर जो एक चर्चा लंबित है, जिस पर चर्चा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, कांग्रेस के लोकसभा में जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी और सौगत रॉय, प्रोफेसर सौगत रॉय टीएमसी के, उन्होंने इसे इनिशिएट करना है। ये मुद्दा अपने आप में ज्वलंत है। हम देख रहे थे विपक्ष इस शीतकालीन सत्र के पहले दिन से इस मुद्दे की चर्चा की बात कर रहा था। प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा में नेता सदन भी हैं, उन्होंने शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि सरकार हर पक्ष की बात को सुनने के लिए सदन के अंदर तैयार है, चर्चा हो उसमें अपने सवाल कीजिए, सरकार उन सभी सवालों का जवाब देगा। उसी के तहत हमने देखा था प्राइस राइज को नियम 193 के तहत चर्चा के लिए रखा गया था, ताकि विपक्ष जो मुद्दे इस महंगाई के मामले में उठाना चाहता है, क्योंकि विपक्ष बार बार सदन के बाहर कहता रहा है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मध्यम वर्ग हो गरीब हो इससे जूझ रहा है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी वो मुद्दा बना रहा था। तो सदन में एक मौका उन्हें लोकसभा में मिला था नियम 193 के तहत इस चर्चा में भाग लेने का, लेकिन हमने देखा है ये लिस्टेड तकरीबन एक सप्ताह से कार्यसूची में लोकसभा में शामिल होता है, लेकिन चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। जलील साहब, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे लोगों से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि संसद में इस पर अच्छी चर्चा हो। सरकार भी बार बार कह रही है कि नियमों के तहत आप मुद्दा उठाइए, हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। तो इस विषय पर आपको क्या लग रहा है, चर्चा हम देख नहीं पाए? देखिए, मेरे हिसाब से तो सरकार आज प्रार्थना कर रही होगी कि किसी तरह से ये मुद्दे चर्चा के ऊपर आए ना करके, क्योंकि
ये महंगाई का जो मुद्दा है, ये पूरे देश में लोग परेशान हैं महंगाई के मुद्दे के ऊपर उसमें। और हमारी तो ये ख्वाहिश है कि ये मुद्दा आए तो हम सरकार को भी घेर सके और उन्हें भी पूछ सके कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पेट्रोल 100 रुपये से निकल जाएगा तो 105 भी हो गया, 110 भी हो गया है और 115 के करीब है तो अब मेरे महाराष्ट्र के एक शहर के अंदर 116 में मिल रहा है उसमें। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार की पोल खोल सकते हैं, तो सरकार चाहेंगी किसी हालत के अंदर इसके ऊपर चर्चा ना हो करके। दूसरा जो आपने ये बताया है कि क्लाइमेट चेंज जो है ये सिर्फ दुनिया का नहीं, हमारे देश के लिए तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारा एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ पर खेती के ऊपर बहुत सारे लोगों का जीवन निर्भर है। तो कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर भी आता है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। एक बात लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, विपक्ष के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान बात है कि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाह रहा है, विपक्ष ने आए और चर्चा करे। किस बात की चर्चा करे उसमें? देखिए, अगर लखीमपुर की घटना की अगर हम बात करें कि सरकार के एक मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चला देता है, एसआईटी उसे दोषी साबित करती है और आप कहते हैं कि हम इसको कुछ नहीं करेंगे करके, तो आपने है तो उसको निकालिए तो खुद ब खुद चर्चा शुरू हो जाएगी। अब आप अपनी जिद के ऊपर अड़े रहे कि नहीं आप हत्या करिए, जो करना है आप करिएगा, हम उसे निकालेंगे नहीं, तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादती हो गई है। ठीक है गणेश सिंह जी, जैसा जलील साहब कह रहे हैं कि सरकार चर्चा से बच रही है। पहला तो मैं आज जो बिजनेस में लिस्टेड है उसमें जलवायु परिवर्तन जिसपे काफ़ी बहस हो चुकी है, सभी दलों के सांसदों ने उसमें हिस्सा लिया था और चर्चा लगभग पूरी हो चुकी थी। तो आज महोदय मंत्री जी का रिप्लाई हो सकता है। दूसरा जो प्राइस राइज का मामला है, सरकार अगर बहस नहीं चाहती तो लिस्टेड क्यों होता बिजनेस? तो ये कहना माननीय सांसद जी का गलत है कि सरकार बचना चाहती है। सरकार बिल्कुल नहीं बचना चाहती, सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है, इसीलिए वो बिजनेस में लिस्टेड किया गया है। जो पुराने और भी चर्चा के जो एक आध मुद्दे हैं उनमें भी पूरी तरह से सरकार चर्चा के लिए तैयार है। जहाँ तक लखीमपुर खीरी वाले में जहाँ आपने कहा है मंत्री का बेटा अगर मान लीजिए वो दोषी है तो उसके खिलाफ तो पुलिस ने कार्रवाई किया, वो जेल में है। मंत्री का क्या दोष है वहाँ? कोई प्रेजेंस मंत्री की थी क्या? सजा कोई, मैंने अपराध कोई करे सजा किसी और को दो, ये तो मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदारानी बातचीत है। हम लोग भी जब विपक्ष में थे तो हम लोग भी मुद्दे उठाते थे तो हमारे पास तर्क होते थे, हमारे पास सबूत होते थे और उसके चलते सब सिद्ध हुआ था। ये तो अब सरकार को कैसे घेरा जाए, कैसे संसद को चलने न दिया जाए, एक बहाना ढूंढना था, ढूंढ लिया। जबकि सरकार ने कहीं भी, ये आप मुझे बताइए ना, कोई बता दे, कोई जांच एजेंसी बता दे कि उसमें उनका पिताजी का कोई रोल है उसमें। ठीक हो, मंत्री हैं तो क्या मतलब मंत्री मैं एक सेकंड इसके अंदर ये बताना चाहूंगा। देखिए, एक मिनिस्टर की भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार अगर नहीं निकालती है तो मिनिस्टर ने ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किस विभाग के मंत्री है वो, ये भी समझ लीजिएगा। उसमें जिस विभाग के वो मंत्री है वही लोग उसे हैंडल करने वाले हैं, ये पूरा केस हैंडल करने वाले हैं। सुजीत कुमार जी, जब हम संसद की बात करते हैं, संसद के अंदर के एजेंडे की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं, वहां आप क्या मानते हैं कि किसी एक मुद्दे पर पूरी कार्रवाई का ना चलना कितना उचित है? देखिए, मैं प्रीति जी इसमें जलील साहब के बातों से थोड़ा सा असहमत हूँ। महंगाई का बात आज देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, एक सिरदर्द बन चुका है। जो गरीब लोग हैं, मध्यवित्त परिवार के लोग हैं, सब बोझ, जो प्राइस राइज के बोझ से दबे हुए हैं। और विपक्ष भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन राज्यसभा में इसके लिए मोशन लाया था और सरकार भी इसमें रेडी था आलोचना करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन दुख का बात है कि विपक्ष पता नहीं क्यों ये लोग चर्चा नहीं की। इतनी बड़ी मुद्दा है, कल भी एप्रोप्रिएशन बिल पे चर्चा हो रहा था, आज भी हम लोग का चर्चा होगा। ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है विपक्ष को प्राइस राइज पे सरकार को घेरने के लिए। आज हर इन्फ्लेशन इतना हाई है, लोग रो रहे हैं, मध्यवित्त परिवार के लोग, गरीब लोग, लेकिन सरकार को इस पे जवाबदारी करने के लिए विपक्ष क्यों आगे नहीं आ रहा है? और उन्होंने खुद लाया था शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस राज्यसभा में, फिर वो लोग भाग गए, चर्चा नहीं किए। तो मैं मानता हूं कि जो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का एक रोल प्ले करना चाहिए विपक्ष को, वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। लक्ष्मीपुर खेरी एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके चलते जो और अहम मुद्दे हैं, प्राइस राइज एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल कल आए उसमें भी वो चर्चा में भाग नहीं लिए, या चर्चा में भाग पता नहीं क्यों नहीं लिए। बहुत सारे उसमें खामियां हैं जो हम लोग पॉइंट आउट किए, बहुत सारे हमारे जो कंसर्न्स थे जो उसको हम लोगों ने कल पेश किया। तो मैं मानता हूँ कि चर्चा होना चाहिए। ठीक है,
अब राज्यसभा का जो एजेंडा है उस पर नजर डालें तो विनियोग संख्यांक 5 विधेयक 2021 पर आज लिस्टेड है राज्यसभा में आगे की चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक को लौटाए जाने का भी प्रस्ताव करेंगी। उन्होंने उच्च सदन में कल विधेयक पर विचार का प्रस्ताव किया था, जिसके बाद इस पर चर्चा की शुरुआत हुई। अलग अलग दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया और अपने विचार और सुझाव रखे। ये चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच और संबंधित विनियोग विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। वर्ष 2021-22 के अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के तहत 3,73,761 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई है। विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है। अखिलेश सुमन का फिलहाल हम रुक करेंगे। अखिलेश, हम देखें अप्रोप्रिएशन बिल को लेकर आज का दिन अहम है, आगे की चर्चा जारी रहनी है। ये एक तरह से एक धन विधेयक है, इसलिए सरकार इसे जाहिर तौर पर पारित कराना चाहती है। राज्यसभा की इसको लेकर सीमित शक्तियां हैं, लेकिन इस पर चर्चा कितनी अहम होती है? देखिए, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के कार्यों का विभाजन है, और यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा विभाजन है कि लोकसभा वित्त विधेयक को पारित करता है और राज्यसभा में उसे भेजा जाता है कंसिडरेशन के लिए, सुझाव के लिए अगर कोई है, लेकिन राज्यसभा उसको रोकता नहीं है, उसे वापस लोकसभा में भेज देता है। तो एक तरीके से कहें कि डबल रिव्यू जो होती है वो वित्तीय मामले पे वो राज्यसभा करता है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि राज्यसभा में यह माना जाता है कि कई विषयों के विशेषज्ञ लोग होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने पेशे में माहिर होते हैं, और वो राज्यसभा में या तो चुनकर या सरकार द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करके वे आते हैं। तो उनके चर्चा का एक दूसरा एक अहम महत्व होता है, और इसीलिए राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा में जो चर्चा होती है वो एक तरीके से कहे कि बजट पर जो चर्चा बाकी रह गई होती है और बजट के कार्यान्वयन पे जो बात रह गई होती है वो सारी बातें आती है। कल भी जब हम लोग सुन रहे थे राज्यसभा में चर्चा के दौरान, तो एक तरीके से पूरे देश की जो आर्थिक स्थिति है, परिदृश्य है, उस सारी चीज़ों पे चर्चा हो रही थी, और यहाँ तक कि आत्मनिर्भर भारत महोत्सव पर भी चर्चा हुई। तो कहें कि यह एक अहम समय होता है जब या तो पक्ष के सांसद हो या विपक्ष के सांसद हो। ऐसा नहीं कि पक्ष के सांसद कोई बात नहीं उठाते, वे भी सुझाव देते हैं। जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है, जो आमतौर पर वेल नहीं जाते, वे भी सुझाव देते हैं, उनके भी कई ऑब्जेक्शंस होते हैं, वे भी जाहिर करते हैं। और सरकार के लिए एक तरीके से एक आई ओपनर मोमेंट होता है कि उनके पता चलता है कि जो राशि वो लेने जा रहे हैं और जो राशि उन्होंने पहले से ही ले ली है, उन सब के बारे में सदस्यों की क्या राय है, और उन सब के बारे में भी सदस्य ध्यान में रखे हुए हैं। तो एक वित्त मंत्री के लिए जो वहाँ मौजूद होती है, वित्त मंत्री के लिए काफ़ी अहम समय होता है कि वे सदस्यों की राय जाने, और सदस्य चूँकि देश के विभिन्न कोनों से आते हैं तो उनके अपने अपने जो अनुभव होते हैं किसी खास कार्यक्रम के या बजट के किसी प्रावधान के कार्यान्वयन के, उसके बारे में भी वो बातें पता चलती है। तो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट चर्चा का एक अहम मौका होता है। तो आज देखना होगा कि आज विपक्ष किस तरीके से इस पर रुख अख्तियार करता है। कल तो खास तौर पे सत्ताधारी पक्ष और जो विपक्ष कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन जो हैं वो लोग ने चर्चा में भाग ली है, लेकिन जो स्थितियां बनती दिख रही हैं उसमें देखना होगा कि किस तरीके से आज इस विनियोग विधेयक पे आगे बात बढ़ती है। लेकिन निश्चित तौर पे यह तो साफ जाहिर होता है कि सरकार की कोशिश होगी कि इस विधेयक पर चर्चा को पूरी करके वित्त मंत्री का जवाब हो जाए, उसके बाद इसे लोकसभा को लौटाने का प्रयास होगा। बिल्कुल अखिलेश, और अगर हम राज्यसभा में देखें तो जाहिर तौर पर तमाम और ऐसे कामकाज हैं जो उतना मैं कहूँ कि खबरों में, चर्चा में नहीं आते, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी अहम होते हैं। और इन्हीं में से हम देखते हैं स्थायी समितियों की जो रिपोर्ट है, उन पर जो क्रियान्वयन है, सिफारिशें हैं, उनको लेकर सदन में जो बातें सामने आती हैं। आज हम देख रहे हैं जो बुद्धिस्ट सर्किट है उस पर जो रिपोर्ट सामने आनी है वो कितनी अहम है अपने आप में? निश्चित तौर पर प्रीति, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। दरअसल बुद्धिस्ट सर्किट पे जो रिपोर्ट आने वाला है बहुत ही अहम रिपोर्ट है, और इसमें तकरीबन 5 राज्य जो देश के हैं वो काफ़ी गहरे तौर पे बुद्धिस्ट सर्किट से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, और इसके अलावा अभी उड़ीसा ने भी मांग शुरू की है कि बुद्धिस्ट सर्किट में उसे भी शामिल किया जाए, क्योंकि बुद्धिज़्म का जो प्रचार प्रसार शुरू हुआ उसमें उड़ीसा के लोग भी शामिल हुए थे, और काफ़ी उनका बड़ा योगदान रहा है पूरी दुनिया में
बुद्धिज्म को फैलाने में यहाँ के दूत भी गए थे कई देशों में। तो 325 करोड़ रुपए का प्रावधान पिछले दिनों अक्टूबर में बुद्धिस्ट सर्किट के फर्दर डेवलपमेंट के लिए एक प्रावधान किया गया है। लेकिन ये जो 2 रिपोर्टें आप देख रही हैं वो रिपोर्ट है कि जो रिकमेंडेशंस पिछले दिनों स्टैंडिंग कमेटी के आए थे उन रिकमेंडेशन पे सरकार ने क्या काम किया है और उसके बाद सरकार ने जो काम किया उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का क्या व्यू बना और उसके बाद सरकार का क्या जवाब बना। तो 2 रिपोर्टों पे इम्प्लीमेंटेशन के स्टेटस के बारे में ये रिपोर्ट है। और निश्चित तौर पे जो लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी ने जो पिछले दिनों अपने दोनों रिपोर्ट में बात कही थी वो एक ये था खास तौर पे कि जो ये 5 राज्य हैं और उसके अलावा अगर छठा राज्य और कोई राज्य जुड़ता है तो उनमें किस तरीके से एक ऐसे सर्किट का निर्माण किया जाए जिसमें कि जो हमारे देशी पर्यटक हैं और हम जो विदेशी पर्यटक हैं वो दोनों आए और उनके आधारभूत संरचना ऐसी मिले ताकि वो एक साथ इन सभी जगहों की यात्रा कर सके। इससे इन क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति उत्पन्न होगी, आधारभूत संरचना में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा और लोगों का जीवन सुधरेगा। उसके अलावा जो एक अहम बात ये भी होती है कि जो पूरा हमारा डिप्लोमेसी है फॉरेन डिप्लोमेसी में भी बुद्धिज्म ने एक अहम स्थान प्राप्त किया है और इसलिए प्राप्त किया है कि बुद्धिज्म का जो ओरिजिन है वो भारत में है लेकिन पर्यटन मात्र 1% होता है यहाँ का, जो पूरी दुनिया में जो बुद्धिस्ट पर्यटन होता है यहाँ। बिल्कुल। और इसी मद्देनजर जो आपने तमाम बड़े पहलू बताए हैं, रिपोर्ट भी अपने आप में काफ़ी अहम होगी देखना। सुजीत कुमार जी, राज्यसभा में हम देख रहे हैं एप्रोप्रिएशन बिल पर आगे की चर्चा होनी है और बाकी और भी अहम कामकाज हैं। जैसा मैंने कहा कि क्योंकि ये धन विधेयक है लेकिन इसको लेकर चर्चा को आप कितना अहम मानते हैं राज्यसभा के? बहुत अहम है। देखिए, मैं अभी पहले भी कह रहा था कि महंगाई, अब एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है विपक्ष को इस पे बात करने के लिए। फर्टिलाइजर सब्सिडी, कल मैंने राज्यसभा में एप्रोप्रिएशन बिल पे चर्चा करते हुए मैंने कहा हम लोग का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ओनली 35% सब्सिडी जो है फर्टिलाइजर सब्सिडी अपने गरीब किसान को पहुंचता है, बाकी 65% वो लीकेज हो जाता है। ठीक है, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। हमारा जो नरेगा का पेमेंट अभी फिर 23,000 करोड़ इसमें प्रोविजन है एप्रोप्रिएशन बिल पे नरेगा का पेमेंट, पेंडिंग पेमेंट्स देने के लिए हम केंद्र सरकार को हम लोग हमेशा गुहार करते हैं। तो ये सब चर्चा होनी चाहिए कि फर्टिलाइजर्स हम लोग इतना फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहे हैं, इतना हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है, तो ये कैसे कम कर सकते हैं, नरेगा का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, टाइमली पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, महंगाई क्यों नहीं कम हो रहा है, ये सब चीज़ हम लोग ये जो वित्तीय विधेयक है इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। और ये बहुत ही अहम एप्रोप्रिएशन बिल है। ये तो आज शायद खत्म हो जाएगा इसका चर्चा और फिर लोकसभा को लौट जाएगा। और कल भी बहुत ही अहम जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल अमेंडमेंट बिल पे चर्चा हुआ था, बहुत ही अहम था हमारे लोकतंत्र के लिए। इस पे भी मैं दुख का बात है कि अगर विपक्ष इसमें चर्चा करते और सरकार को घेरते, इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो बिल पे, हम वो कमियों को सरकार के सामने पेश किए थे, सदन में पेश किए थे, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं किया इस पर। ठीक है जलील साहब, एक तरह से आखिरी रिएक्शन, इस सत्र को कैसे याद किया जाएगा? देखिए, क्या याद करेंगे, पिछला सत्र भी है तो कुछ नहीं काम हो रहा था उसके लिए याद किया जाएगा और इस सत्र के अंदर भी कुछ नहीं हुआ है इसके लिए याद किया जाएगा। जिस उम्मीदों के साथ और जिस यकीन के साथ हम आते हैं यहाँ पर कि करोड़ों लोगों के में से महज 500 साढ़े 500 लोगों को ये मौका मिलता है कि यहाँ पर आकर देश के फ़ैसले आप कर सके, क़ायदे बनाए, क़ानून बनाए करके, और अगर वो नहीं होता है तो ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि चर्चा होनी चाहिए करके। और हमको तो कहीं लगता है कि अब देखिए, विपक्ष का मैं एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ, मैं AIMM पार्टी के सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि जो मेन विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने कहीं सुपियारी तो नहीं ले ली है कि भैया जो अहम मुद्दे हैं जिसको सरकार को फायदा होगा वो फायदा हम तुमको करवाते रहेंगे, हम तुमको चर्चा ही नहीं करने देंगे उसके अंदर। हम जो है लेकर आएंगे इस मुद्दे को कि हम महंगाई के ऊपर चर्चा, लेकिन हम चर्चा नहीं करेंगे करके। तो हमारी नाराजगी जो है वो सत्ताधारी से तो है ही कि आप मंत्री जी को निकाल दीजिएगा साहब, उनको बाद में है तो आप है तो देश के गृह मंत्री बना दीजिएगा, पंतप्रधान बना दीजिएगा उसमें, लेकिन एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मॉरल्स के ऊपर बात करने वाली पार्टी है। और विपक्ष की नाराजगी हमारे इसलिए है कि हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए, आपकी नाराजगी हो सकती है, आप सड़क के ऊपर आंदोलन करिएगा उसमें, लेकिन ये महज जो 15-20 दिन 1 महीने का जो सत्र होता है उसके अंदर बिल्कुल मैं ये इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि क्वेश्चन आवर, 0
जीरो जो होता है वो किसी भी एमपी के लिए बहुत मायने रखता है। एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विपक्ष की कि साहब ठीक है, हम हमारा आंदोलन हम जाएंगे वेल के अंदर चिल्लाएंगे, लेकिन ये जब इश्यूज आएंगे इसके अंदर, चाहे वो जीरो आवर हो या क्वेश्चन आवर हो, उस दौरान हम नहीं करेंगे। तो हमारी नाराजगी सरकार से भी है और हमारी नाराजगी जो है वो विपक्ष के जो प्रमुख विपक्ष दल है उन लोगों से भी है कि कम से कम थोड़ी सी समझदारी के साथ काम करिएगा। उसमें सरकार को घेरने का इससे प्यारा मौका नहीं मिल सकता है कि आप उनको पूछिएगा सवाल कि आपने ये महंगाई कहां पे सर चढ़कर बोल रही है, इसके बारे में क्या किया है करके उसमें, लेकिन नहीं चर्चा करना इसके बारे में हम भी सहमत है। ठीक है गणेश सिंह जी, सत्र। ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष की जो बेसिक जिम्मेवारी है देश के जनता के प्रति, उसका निर्वाह तो वो नहीं कर रहे। कहीं न कहीं वो चर्चाओं से अपने आप को अलग रख रहे हैं। मैं मानता हूं कि अपने दायित्व का ठीक से निर्वाह नहीं कर रहे। कल जब वो बेल में थे कांग्रेस के लोग, तृणमूल के लोग, तो उस समय पर हमारे स्पीकर साहब ने एक सूचना दिया और कहा कि एक हम टैबलेट ऐप हमने बनाया है, तो जो संसद की हर कार्रवाई, उसके हर लेखे जोखे, जो समितियों की रिपोर्ट्स हैं वो, मंत्रियों के स्टेटमेंट्स हैं वो, जो बिजनेस में बिल लिस्टेड हैं वो देश का कोई भी आदमी देख सकता है। उसको उन्होंने लॉन्च किया। उस समय पर भी उन लोगों ने हंगामा किया, और जबकि उन्होंने कटाक्ष भी किया स्पीकर महोदय ने कि हम चाहते हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं वो देश देखे। इसके बावजूद भी विपक्ष को समझ में नहीं आया। ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष का काम है कि वो सरकार के हर मुद्दे का विरोध करे, रचनात्मक विरोध करे और अपना पक्ष रखे। बहुत कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छे सुझाव आते हैं, सरकार उसको मानती भी है। अनेकों उदाहरण हैं भारत की संसद की कार्रवाइयों में, और ये उसका लाभ उनको उठाना चाहिए। आज हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है, ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ। और ये जो सत्र है ये हंगामे में पूरी तरह से उलझा रहा, इस नाम पर जाना जाएगा। इसके लिए टोटली अगर कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस के लोग जिम्मेवार हैं, तृणमूल के लोग जिम्मेवार हैं। वो गैर जिम्मेदारी का काम वो लोग लगातार कर रहे हैं लोकसभा के भीतर। राज्यसभा की बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोकसभा में तो मैं देख रहा हूँ लगातार कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वो कहते हैं कि हम हैं साथ में, समय आवंटन करने में साथ हैं, लेकिन जब हाउस में आते हैं, हाउस जब स्टार्ट होता है तब वो हंगामा करके बेल पे चले जाते हैं और ऐसे अनर्गल सवाल उठाते हैं। और सही बात है, प्राइज राइज का जो मामला है ये तो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा हथियार था। क्यों नहीं बात कर रहे आप? आइए बात करिए। अब जैसे क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स है और उसमें एक लंबी बहस हुई है, उसमें सरकार पूरी चर्चा सुनी, अब उसका जवाब भी देना है। तो जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उन सारे मुद्दों पर सरकार तो कहती है ना कि हमें सुझाव दीजिए, हम वास्तविकता बताएंगे कि हमने क्या किया, कहाँ दिक्कतें आ रही है, आप हमें सुझाव दीजिए, हम उसको मानने को तैयार हैं। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको सरकार ने कहा कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, आप कुछ भी कहते रहो? आज तक कोई ऐसा स्टेटमेंट कोई मुझे बता दे। ठीक है जी, सुजीत कुमार जी, लखीमपुर का मामला, संसद चलाना, सदन की हाउस कार्रवाई चलाना, करने के लिए लखीमपुर, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। सदन की कार्रवाई चलाना, संसद चलाना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। और हाल ही में सभापति ने कहा भी कि वो चाहते हैं कि जो सदन है, संसद है, कम से कम 100 दिन काम करे, लेकिन जो कामकाज को लेकर तस्वीर है वो दिन पर दिन उतनी अच्छी आती नहीं है। तो ऐसे में, और खासकर मैं राज्यसभा की अगर बात करूं, वहां इतनी अच्छी चर्चाएं, और हम अब तक समझते आए थे कि राजनीति से अलग हम राज्यसभा के अंदर चर्चाएं देखते हैं, लेकिन ये जो गिरता स्तर है, अब शीतकालीन सत्र को लेकर क्या मैसेज देखा जा रहा है? बहुत ही दुख की बात है। और ये तो देखिए, जैसे मेरे साथियों ने भी कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना, रचनात्मक विरोध करना, लेकिन उसके लिए आप रास्ते में जाइए, आंदोलन कीजिए, गांव में जाइए, लोगों को, मीडिया के पास जाइए, सरकार को घेरिए। लेकिन जो 15-20 दिन हम लोग जो यहाँ पे आते हैं, पूरे देश की उम्मीद रहती है कि हमारी समस्या है, हमारे राज्य की, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की, हमारे गांव की समस्या आप संसद में पेश करेंगे ताकि उसका समाधान हो सके। ये गंवा रहे हैं अपॉर्चुनिटी, और खासकर राज्यसभा में जहाँ पे चर्चा बियॉन्ड पार्टी लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है, राजनीति में तो अपने अपने दलों का पक्ष रखना पड़ता है, अपने पार्टियों का आइडियोलॉजी रखना पड़ता है, लेकिन एक जब देश की बात आती है, महंगाई हुआ, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल हुआ, मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज अभी एक्ट बिल होने वाला था, ये सब इतने अहम मुद्दे हैं। इस पे अगर आप हाउस को डिस्टर्ब करेंगे, चर्चा ही नहीं होगी, तो क्या मैसेज दे रहे हैं हम लोग? तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि आगे अभी जो बजट सेशन भी आने वाला है 1 महीने के बाद, तो यहाँ पे कम से कम विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक अपनी जिम्मेदारी को लेके जैसे हाउस ठीक से चलेगा, मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ। और मेरे पार्टी की तरफ से तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम लोग कभी भी डिस्टर्ब में बिलीव नहीं करते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव, हम लोग बहुत हमेशा सरकार को घेरते रहते हैं जहाँ पे भी कमियाँ देखते हैं, लेकिन हमारे कंस्ट्रक्टिव वे में करते हैं वो। ठीक है, एक बार मैं अपने संवाददाताओं का भी रुख करना चाहूंगी। सूरज मोहन झा, सूरज,
करीब करीब 15 मिनट का समय, कार्रवाई शुरू होने वाली है। फिलहाल आप बताइए, कोई अपडेट, क्या सरगर्मियां हैं अभी? वैसे तो शीतकालीन सत्र का आखिरी पड़ाव है प्रीति, लेकिन आज भी कुछ एडजर्नमेंट मोशन जो है वो रखे गए हैं। कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने लखीमपुर कांड पे ही आज एक एडजर्नमेंट मोशन दिया हुआ है। वो एक महत्वपूर्ण, एक हम कह सकते हैं अपडेट है। अलबत्ता अगर हम बात करें कामकाज के लिहाज से इस सत्र को कैसे याद किया जाएगा, तो लोकसभा में ज़रूर आखिरी सप्ताह और पहले सप्ताह में कुछ दिन बाधित हुआ था, लेकिन ये सत्र याद किया जाएगा शून्यकाल के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए भी। हमने देखा था मध्य रात्रि के बाद तक लोकसभा चला था और 150-125 सांसदों ने शून्यकाल के तहत जनहित के मुद्दों को उठाया था। तो एक अच्छी चर्चा, जब सदन चलता है तो वो एक अच्छी तस्वीरें भी लोकतंत्र के इस मंदिर से देखने को मिलती है। प्रीति। बिल्कुल। अखिलेश, आप बताइए फिलहाल क्या सरगर्मियां हैं? कुछ ही वक्त बचा है, अब संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है। निश्चित तौर पे देखिए, आज एक बड़ी सरगर्मी जो है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि जो डेरेक ओब्रायन का जो निलंबन हुआ है उसे लेके खास करके तृणमूल के खेमे में एक हलचल है कि आज वे किस तरीके से इस मामले को उठाएंगे। और उसके अलावा जो कांग्रेस ने जो मुख्य विपक्षी दल है राज्यसभा में, उसने भी 267 के तहत लखीमपुर खीरी का जो एडजर्नमेंट मोशन है उसको दिया है। अब देखना यह होगा कि अभी जब तक चूंकि विपक्ष की बैठक नहीं हुई हो, तो जब सारे विपक्ष अपने अपने हिसाब से मुद्दों को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आज और भी हो सकता है कि गतिरोध की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न हो। और देखना यह होगा कि खास तौर पे जो अभी तक 0 आवर में, जो पहले मैं बोल रहा था कि 10 बजे तक 0 आवर में सुनने और स्पेशल मेंशन की कोई नोटिस नहीं आई थी सांसदों की तरफ से, लेकिन उसके आने का समय था। देखना यह होगा कि अभी की स्थिति है उसमें कुछ 0 आवर और स्पेशल मेंशन के मुद्दे आए हैं कि नहीं आए हैं, उसके आधार पे दिखाई पड़ेगा कि 11 बजे जब राज्यसभा बैठती है तो किस तरह से सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन मुझे जो इस बात की संभावना नजर आती है कि अंतिम समय तक भी 0 आवर या स्पेशल मेंशन की नोटिसें आती हैं और जिसमें कि उन्हें उठाने का मौका दिया जाता है। प्रीति। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं अपने तीनों मेहमानों, गणेश सिंह जी, सैयद इम्तियाज जलील और सुजीत कुमार, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी संसद में आज में हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही सूरज मोहन झा और अखिलेश सुमन, संसद भवन परिसर से तमाम जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए आप दोनों संवाददाताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब प्रश्नकाल की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान परमाणु ऊर्जा, कोयला, संचार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पृथ्वी विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, रेल और वस्त्र मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद मेनका संजय गांधी रेल मंत्रालय से कार्बन उत्सर्जन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी वस्त्र मंत्रालय से हथकरघा क्लस्टर से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रताप राव पाटिल चिखलीकर रेल मंत्रालय से नांदेड़ तक रेलगाड़ी के विस्तार से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद जयदेव गल्ला उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद नवनीत रवि राणा संचार मंत्रालय से ग्रामीण महाराष्ट्र में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद नकुल के नाथ कोयला मंत्रालय से छिंदवाड़ा में खनन पट्टे से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रोफेसर अच्युतानंद सामंत संचार मंत्रालय से दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद राजू बिष्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से पश्चिम बंगाल में एमपी लैंड्स परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद महाबली सिंह रेल मंत्रालय से पैक किए हुए भोजन की सेवा फिर से शुरू करने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद गिरीश चंद्र रेल मंत्रालय से रेल सुरक्षा गार्डों को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद संजय जाधव वस्त्र मंत्रालय से बंद कताई मिलों को दोबारा शुरू करने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद क्वीन ओझा रेल मंत्रालय से असम में रेल नेटवर्क के विस्तार से जुड़ा सवाल करेंगे।
सांसद टीआर बालू वस्त्र मंत्रालय से हथकरघा क्षेत्र में गिरावट से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद संध्या राय कोयला मंत्रालय से कोल इंडिया लिमिटेड की स्थानांतरण नीति संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर शशि थरूर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से स्वचालित मौसम केंद्र से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद विष्णु दयाल राम प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियो धर्मी सामग्री की सोर्सिंग से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद भरत राम मार्गनी संचार मंत्रालय से भारत नेट के पहले और दूसरे चरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रसून बैनर्जी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद ईटी मोहम्मद बशीर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सोशल मीडिया संबंधी जवाबदेही से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद गिरीश भालचंद्र बापट इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से स्टार्टअप एस्केलेटर्स से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। और अब बात राज्यसभा में प्रश्नकाल की। इस दौरान शिक्षा, गृह, सड़क और परिवहन, राजमार्ग, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और उद्यमिता, महिला और बाल विकास मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद विवेक के तनखा गृह मंत्रालय से जम्मू और कश्मीर में हालात सामान्य होंगे इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ग्रामीण विकास मंत्रालय से सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी SAGY की स्थिति से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद जवाहर सरकार शिक्षा मंत्रालय से भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान संस्थानों के निधियन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद इरण कडाडी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के उद्देश्य और स्थिति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा शिक्षा मंत्रालय से लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदमों से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर विकास महात्मे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से राष्ट्रीय वयोश्री योजना से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद हरद्वार दुबे शिक्षा मंत्रालय से विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की भर्ती में तेजी लाने के लिए प्रयास किए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद KRN राजेश कुमार गृह मंत्रालय से निजी स्वामित्व वाले विमानपत्तनों पर CISF की सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद KJ अल्फोंस शिक्षा मंत्रालय से IIT द्वारा पंजीकृत कराए गए पेटेंट से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद आनंद शर्मा गृह मंत्रालय से विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी UAPA के अंतर्गत हुई गिरफ्तारियों से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी महिला और बाल विकास मंत्रालय से आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर नरेंद्र यादव गृह मंत्रालय से स्वास्थ्य की दृष्टि से नाजुक कैदियों से संबंधित डेटा के रखरखाव से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद MP श्रेयम्स कुमार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से केरल के 6 लेन की सड़कों का निर्माण किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद V विजयसाई रेड्डी ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता के लिए एक समान मानक से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुजीत कुमार जनजातीय कार्य मंत्रालय से वोकल फॉर लोकल अभियान के भाग के रूप में जनजातीय समुदाय द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बढ़ावा दिए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद टीवी लगातार आपको लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सुचारू प्रसारण दिखा रहा है। इसके लिए संसद टीवी ने खास इंतजाम किए हैं। दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी के 2 अलग-अलग चैनलों पर किया जा रहा है। सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही का प्रसारण संसद टीवी राज्यसभा पर किया जा रहा है, जबकि लोकसभा की कार्यवाही का प्रसारण संसद टीवी SD लोकसभा पर किया जा रहा है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी की वेबसाइट sansadtv.nic.in और संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी के इन प्लेटफॉर्म पर संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दोनों सदनों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। बने रहिए संसद टीवी के साथ और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।